Hello friends, good afternoon and a very warm welcome on this bright sunny afternoon in Delhi today. Wherever you all are, hope you all are comfortable, and thank you very much Dr. Gloria for a very generous introduction. Today we are going to talk about multilingualism in higher education. और मैंने सोचा कि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं तो सेशन में भी हमें एटलीस्ट बाइलिंगुअल तो होना चाहिए। तो मेरा ये प्लान है कि हिंदी में बोलते हैं और स्लाइड्स अंग्रेजी में हैं, तो अंग्रेजी वाले जो हैं वो उसको स्लाइड्स में ऐसे पढ़ सकते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म की जब हम बात करते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म वर्ड इटसेल्फ इज वेरी क्लियर. इट मीन्स मोर देन वन, इनफैक्ट इट मीन्स मोर देन टू, बिकॉज अगर हम दो की बात करते तो हम बोलते बाइलिंगुअल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन और थॉट इज कि क्या हायर एजुकेशन में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन संभव है, यानी दो से अधिक भाषाओं का क्या प्रयोग किया जा सकता है, कई भाषाओं का क्या प्रयोग करा जा सकता है इन हायर एजुकेशन. तो इस बात पे चर्चा करेंगे. आप लोग यू वांट टू ऐड ऑन, तो आप लोग बीच बीच में भी अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं, जो कि हम टुगेदर एट द एंड ले लेंगे. यू प्लीज फील फ्री टू कमेंट इफ यू अग्री, डिसएग्री, या आपके पास कोई ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द चैट बॉक्स. डॉक्टर ग्लोरिया विल take a note of all your questions and we will have a good discussion towards the end of the session. तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा ये जान लें कि हमारी भारत में भाषाएं कितनी हैं. तो अक्सर अगर हम अपने आसपास का भी देखेंगे, इफ़ वी इंटरैक्ट विद पीपल अराउंड अस, जो आपका नेबरहुड है या कम्युनिटी है या स्कूल में भी जो बच्चे आते हैं, 4-5 भाषाएं तो हमें अपने आसपास ही मिल जाएंगी. यू विल फाइंड पीपल स्पीकिंग दीज वेरियस लैंग्वेजेस अराउंड यू इटसेल्फ. एंड वी फाइंड ऑल्सो दैट हम कई बातें एक दूसरे की समझ भी लेते हैं. ऐसा नहीं है, हम हो सकता है हमें भाषा ना आती हो, बट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट दे आर सेइंग, because we use, while understanding, we use a variety of cues. We use the body gestures, we see the facial expression, and more importantly उस समय context में क्या बात, किस context में बात हो रही है, उससे हम बहुत कुछ समझ लेते हैं. हमें ये पता है कि context इस समय मान लो कुछ खाना बनाने का है, तो जो बात हो रही होगी, जो कोई दूसरा व्यक्ति इंटरवीन कर रहा है, वो कुछ उससे रिलेटेड बात ही कर रहा होगा. या इस समय हमारा कॉन्टेक्स्ट है किसी पॉलिटिकल सिनेरियो पे चर्चा करने का, तो इंटरवेंशन सबकी उसी पे होंगी. तो ये ऐसा अंदाज़ा लगाते हुए हम अपने समूह में एक दूसरे की बातें भी समझ लेते हैं, भले ही हमें वो भाषा बहुत अच्छी तरीके से ना आती हो. एंड एक और इंटरेस्टिंग बात यह है दैट इफ़ यू विल नोटिस दैट व्हेन वी टॉक, हम लोग अक्सर मिक्स करते हैं 1, 2 या इवन 3 भाषाएं, जिसको कहा जाता है कोड मिक्सिंग. कोड मिक्सिंग यानी अपने बोलते हुए 2-3 अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करना. और हम इस चीज़ को बड़ी आसानी से ही कर लेते हैं, कुछ बहुत हम सोचते नहीं हैं. We do not think that now I am speaking in English and the next word will be in Hindi or it will be in Tamil. It is very effortless. So और ऐसा बोलते हुए जब हम कोड मिक्सिंग करते हैं तो हमारी जो सेंटेंस है उसका ग्रामर भी सही रहता है. ऐसा नहीं है कि हम गलत ग्रामर का सेंटेंस बोल देते हैं कोड मिक्सिंग करते समय. सो ऑल दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स व्हाट, यह सब ये दर्शाता है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू बी एबल टू पिक अप मेनी लैंग्वेजेस. तो ये कोई बहुत हमारे लिए एक समस्या की बात नहीं होनी चाहिए कि हम विविध भाषाएं समझ लेते हैं. तो आजकल या पहले भी ये बात इतनी चर्चा का विषय क्यों बन जाता है? बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल एजुकेशन या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इतनी चर्चा का विषय क्यों बन जाता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे. अगर हम सबको इतनी स्पॉन्टेनियस एबिलिटी है और अपने नेचुरल नॉर्मल लाइफ में, आउट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर जो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, जब उसमें हम इतनी आसानी से एक दूसरों की बातें समझते हैं, अलग अलग अपने देश में हम भ्रमण भी करने जाते हैं, we travel and perhaps we have some difficulty, but
वी आर फेयरली सक्सेसफुल इन आवर ट्रैवल, एंड ट्रैवल मीन्स कम्युनिकेशन तो हो रहा होगा. सो हाउ इज डज इट हैपन एंड व्हाट इज द लर्निंग फॉर दिस इन हायर एजुकेशन? इससे हम सबसे क्या समझें, ये बातें हम आज थोड़ी सी इस पे विचार अपने रखेंगे, और आप भी अपने विचार ज़रूर रखें चैट के माध्यम से. सो पहले ये समझें थोड़ा सा, अपना सेंसस के अकॉर्डिंग ये देख लें हमारे यहाँ कितनी भाषाएं हैं और क्या क्या दर्जा है सभी भाषाओं का. तो हम ये देखें, हमारे पास मेजर लैंग्वेजेस 121 हैं, और लगभग प्रत्येक लैंग्वेज उसको मेजर तब मानते हैं जब 10,000 से ज़्यादा व्यक्ति उसको बोल रहे हैं. और इसके अलावा लगभग 20,000 लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स भी हम उनको कभी कभी कहते हैं, हमारे भारत में बोली जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये मेरी मातृभाषा है. तो मातृभाषा को लेके एक बात बहुत समझ लेना ज़रूरी है. मातृभाषा का मतलब ये नहीं है कि मेरी माता की भाषा, मेरी माँ की भाषा, ये नहीं है मातृभाषा का. मातृभाषा मतलब वह भाषा जो मैंने अपने बचपन के शुरुआती वर्षों में ही ग्रहण कर ली बिना औपचारिक शिक्षा के. यानी इट इज़ द लैंग्वेज विच आई पिक अप व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप विदाउट नीडिंग एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन in that language. So it is possible for you to have more than one mother tongue. पहले तो ये समझ लें, मान लीजिए हम एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं या हमारे परिवार में ही हमारे माता पिता दो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और यदि वो भाषा बच्चे के साथ बोलते हैं तो बच्चा दोनों की ही भाषा सीख लेंगे, और इसलिए उस बच्चे की 2 मदर टंग्स होने की संभावना है. 3 भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेजेस द चाइल्ड पिक्स अप. तो अब परंतु हम क्या करते हैं कि अपनी बातचीत में ऐसा एक डिवीजन करते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल डिवीजन है, कि ये भाषा है और ये डायलेक्ट है. तो भाषा को हम ज़्यादा रिच मानते हैं, समृद्ध मानते हैं, और डायलेक्ट को समझते हैं कि ये उसका एक छोटा रूप है या उतना डेवलप्ड रूप नहीं है. तो किसी भाषा को तो हम ऊंचा दर्जा दे देते हैं लैंग्वेज कह के, और किसी भाषा को हम डायलेक्ट कह के छोटा दर्जा दे देते हैं. परंतु ये बात सही नहीं है, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे. उससे पहले थोड़ा सा और समझ लें कि हमारी लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर 22 लैंग्वेजेस विच आर रिकग्नाइज्ड, जिनकी लिस्ट अभी आप देख रहे हैं. एंड लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल से मतलब है कि इन लैंग्वेजेस को एक दर्जा मिला है हमारे देश में, और ऑफिशियली इनको बढ़ावा दिया जाता है. यानी कि हम इसको रिकग्नाइज करते हैं एज मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, रिकग्नाइज करते हैं, या इवन एज लैंग्वेजेस फॉर ऑफिशियल ट्रांजैक्शन हम इसको रिकग्नाइज करते हैं. तो ये इसको हम कहते हैं द लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल विच आर टू बी प्रमोटेड. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक हमारे पास टर्म है ऑफिशियल लैंग्वेज. तो इंग्लिश और हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज माना है. हमारी कोई नेशनल भाषा नहीं है जिसको हम कहेंगे राष्ट्रीय भाषा. हमारा ऐसा कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है. हो सकता है हम एक इनफॉर्मल तरीके में शायद हिंदी को अपनी राष्ट्रीय भाषा मानते हों, क्योंकि हमारे देश के बहुत ज़्यादा संख्या में ये बोली जाती है. परंतु कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे यदि हम देखें तो ऐसा मान्यता हिंदी भाषा को भी प्राप्त नहीं है. तो ये बात अपने हमारी जो लैंग्वेज प्रोफाइल है हमारे देश की, उसके बारे में यह बात समझ लेना आवश्यक है. और किसी एक लैंग्वेज को हमने राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है. इससे यह भी है कि हमें सभी प्रांतों में जो अलग अलग भाषाएं हैं उनकी हम मान्यता मानते हैं, हम उनको इम्पॉर्टेंट मानते हैं. सभी का अपना अपना स्टेटस है, यह भी हम मानते हैं. तो इंग्लिश हमारे देश में अभी क्या, हम सभी जानते हैं कि काफ़ी इंग्लिश का बोलबाला है. सभी माता पिता यह चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश में प्रखर हो जाए, प्रोफिशिएंट हो जाए, और उनकी ये चाह रहती है हमेशा कि शुरू से ही बच्चा इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में पढ़े. और हायर एजुकेशन में तो लगभग जो भाषा है वो अंग्रेज़ी ही है एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. अभी कुछ पिछले सालों में बदलाव आया है, परंतु उससे पहले ज़्यादातर जो भाषा ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रही है वो इंग्लिश ही रही है. और अभी भी सभी इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह में इंग्लिश ही ज़्यादा इसकी पहचान है एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन.
कई सरकारी क्षेत्रों में काम अंग्रेजी में होता है, जबकि ऑफ कोर्स कई सरकारी क्षेत्रों में अपनी प्रांतीय भाषा में भी काम काम किया जाता है। हिंदी जो है उसको हम कह सकते हैं एक प्रकार की हमारे देश को जोड़ने वाली भाषा है, क्योंकि सिंपली बिकॉज कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बहुत लोग इसको बोलते हैं। और एक तरीके से ये देखा जाए तो अंग्रेज़ी जो है वो भी लिंक लैंग्वेज है, क्योंकि इतने समय से अंग्रेज़ी का यहाँ पे शिक्षण है। तो कई बार हम ये देखते हैं कि अपनी भारतीय भाषाओं का ना देखते हुए हमारे यहाँ जो एक व्यक्ति दूसरे से संपर्क करेगा, लिंक लैंग्वेज कई बार इंग्लिश आ जाती है, क्योंकि दोनों बोलने वाले एक दूसरे की प्रांतीय भाषा को नहीं समझते। तो ये हमारा लैंग्वेज का सिनेरियो है। मैं केवल अभी सिनेरियो बता रही हूँ, इसमें मैं कुछ सही या गलत ऐसा मेरा कोई भी मैंने वैल्यू जजमेंट नहीं पास किया है। मैं केवल आपको इस समय हमारा जो प्रोफाइल है, जो हमारा पैनोरामा है, जो हमारा बैकग्राउंड है भाषा का अपने देश में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डायलेक्ट और लैंग्वेज के ऊपर वापस फिर से थोड़ा आते हैं और इस बात को समझते हैं। हमारे प्रांत में हम जैसे कि कहते हैं कि हर थोड़ी दूरी पे जाके, हर कुछ मील में भाषा अलग हो जाती है। चाहे आप भले ही राजस्थान में ही चलें या आप यूपी में ही चलें, थोड़े कुछ एक आप 50-100 किलोमीटर गए तो जो हिंदी बोली जा रही है या जो वहाँ की प्रांतीय भाषा है उसमें हल्का सा बदलाव आ जा रहा है। फिर थोड़े से आगे गए तो फिर उसमें फिर थोड़ा सा और बदलाव आता जा रहा है। तो क्या है कि ये एक किसी प्रांत में जो एक भाषा बोली भी जाती है, उसके कई रूप हैं। अब इसमें से किसी एक रूप को वो राज्य जो है अपनी राज्य भाषा मान लेता है, और जब वो राज्य भाषा मान लेता है तो यानी कि वो जो लैंग्वेज का वो जो डायलेक्ट है, वो पर्टिकुलर जो डायलेक्ट है, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाने लगता है। दोबारा एक बार मैं ये बात बोलती हूँ, किसी भी प्रांत की जो अपनी मुख्य भाषा है उसकी उसी ही प्रांत में अलग अलग वेराइटीज हैं, क्योंकि भाषा एक हम जिसको एक तरीके से कह सकते हैं एक जीवित वस्तु है, व्यक्तियों के साथ बदलती है, व्यक्तियों के बोलने के साथ भाषा में बदलाव आता है। तो ये जो विभिन्न रूप हैं किसी भी एक भाषा के, उसमें से किसी एक रूप को उठा के जब सरकार मान्यता दे देती है और कहती है कि हम इस डायलेक्ट में अपनी सरकारी काम करेंगे या इस डायलेक्ट को हम स्कूल का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाएंगे, तो वो भाषा जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर डायलेक्ट जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाया जा रहा है इट इज एनी बेटर देन अदर dialects. No, it is just that it has gained recognition as the official language of that state. और यह किस बात पे निर्भर करेगा, यह इसके लिए कोई मापदंड नहीं है। कई बार क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होगी जो उस क्षेत्र में ज़्यादा पावरफुल या प्रोमिनेंट होगी, वो अपनी भाषा को स्टैंडर्ड भाषा के रूप में प्रचलित करवा देती है, भले ही उसके बोलने वाले कम हों। यह संभव है कि कोई डायलेक्ट है जिसमें there are people who speak more, there are more number of speakers of that dialect, but it does not get recognized as standard language. So recognition as standard language is not dependent on the number of people speaking that language. It is rather a very arbitrary decision, depends on social, political, cultural or historical considerations. That is what it depends upon. So ये बात कहना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हम एक वैल्यू जजमेंट लगा देते हैं कि जो भाषा को सरकारी मान्यता प्राप्त है या जो ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ करी जा रही होगी वो ज़्यादा रिच होगी, ज़्यादा समृद्ध होगी, तो ऐसी बात ज़रूरी नहीं है। तो एक और ही उदाहरण देते हुए, जिस प्रकार हम एक इंग्लिश को एक समझते हैं कि इंग्लिश या ना इंग्लिश एक ही तरीके की इंग्लिश, परंतु एक ही तरीके की इंग्लिश नहीं है, अलग अलग प्रकार की इंग्लिश है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग देशों में जो इंग्लिश बोली जाती है वो फ़र्क है, पर हाँ उसका एक जेनेरिक नाम जो है वो हमने इंग्लिश कहा है। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज का डेफिनेशन जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट इज़ दैट वेराइटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स, इट इज़ यूज्ड इन द मीडिया, इन स्कूल्स and for international communication. Once again, I am just describing, there is no value judgment attached. We must understand that language, dialect is not inferior to any language. हम ये ना सोचें कि ये तो एक भाषा केवल इतने ही लोग एक ट्राइब में बोलते हैं तो ये शायद उतनी इम्पॉर्टेंट या समृद्ध नहीं है। हमारे देश की जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वैल्यू है जो हम लगातार उसको
अपनाते चले आए हैं और निभा रहे हैं अभी भी, वो है वैल्यू फॉर डाइवर्सिटी। तो इंडिया जो है वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। हम कोई एक धर्म के ऊपर ही हमारा देश में नहीं है। हम वैरायटी ऑफ धर्म्स को अपनाते हैं, रिलीजन्स को अपनाते हैं, लैंग्वेजेस को अपनाते हैं, और इसी के तहत आता है विभिन्न लैंग्वेजेस को भी अपनाना। तो अब अगर हम बात करें कि हम आज फिर मल्टीलिंगुअलिज्म की बात क्यों कर रहे हैं, अगर हम सब कुछ अपना रहे हैं, हमने बोला पर्सनल लाइफ में हम भेदभाव नहीं करते हैं, और हम ये भी समझ रहे हैं कि सरकार ने अगर कोई एक लैंग्वेज ली है तो वो कोई बेटर नहीं है, तो फिर अभी हम बात क्यों कर रहे हैं? The reason we are having a discussion on this topic just now is that knowledge, the distribution of knowledge, किसको knowledge मिलेगी, किस भाषा में हम knowledge देंगे, यह influence करता है किसको knowledge मिलेगी। Supposing we make in a community a particular language as the medium of instruction, and many children or adults in that community are not familiar with that particular language, तो आप जो उनको नॉलेज दे रहे हैं क्या उनको मिल पाएगी? अगर मिल भी पाएगी तो उस गहराई से या उस क्लैरिटी से नहीं मिल पाएगी जितनी कि उसको मिलेगी जो व्यक्ति उस भाषा को सही तरीके से बोल पाता है। तो लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस का मुद्दा ये आ जाता है कि language is the medium through which knowledge is passed on, and if that medium is not available to many people in that region, then knowledge will get located in the hands of only a few people. And knowledge is power, in the sense that knowledge may lead you to better education, better job opportunities, better employment, better financial condition, so better access to health facilities, better abilities to make your financial situation even better employment opportunities. तो यहाँ पे बात आती है कि और एक तो लैंग्वेज है हमारे देश में जो इस चीज़ को इम्पैक्ट करती है, और दूसरा है हम किस कास्ट से आते हैं, क्योंकि कास्ट भी अपॉर्चुनिटी को डिटरमिन कर लेती है। जो अपवर्डली मोबाइल कास्ट हैं उनको कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हो जाती हैं जो कि उतनी मोबाइल क्लासेस को या जो सोशल हायरार्की में नीचे आती हैं कास्ट्स उनको नहीं मिल पाती हैं। दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और ये दोनों चीज़ों के साथ लैंग्वेज का संबंध हो जाता है, क्योंकि यूजुअली जो डोमिनेंट कास्ट है चाहे वो नंबर में कम हो, वो अपनी भाषा को ही वहाँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दर्जा दिलाने का प्रयास करती है और फिर वही यूज़ होने लगती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात अगर हम ये देखें, इस बात पे थोड़ा सा 1 मिनट बाद में आएंगे, इसी बात को थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं और हम ये समझें कि जो भी हमारी भाषा हो, भले स्टैंडर्ड हो या डायलेक्ट हो, जो व्यक्ति जिस भाषा में बोलता है उसका पूरा व्यक्तित्व जो वो अपने आप को व्यक्त करता है, उसकी जो पूरी एक आइडेंटिटी होती है वो उस भाषा के साथ जुड़ी होती है। सपोजिंग you tell a person who is a Bengali not to speak in Bengali, so the person will find it, number one, difficult to speak. The person will also get a feeling कि मुझे क्यों कहा जा रहा है कि मैं बंगला में बात ना करूं, क्या इसमें कुछ inferior वो बात है। तो हम इस बात को बहुत प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कहते, परंतु हमारा जो एटीट्यूड होता है वो कन्वे कर देता है इस बात को। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का कंसर्न इस समय इसलिए भी आता है, एक कंसर्न तो ये है कि नॉलेज अगर हम एक ही भाषा को देखेंगे तो और नॉलेज का ट्रांसमिशन उसी एक भाषा के थ्रू करेंगे, किसी भाषा को स्टैंडर्ड मानते हुए, तो पॉसिबिलिटी है कि कई लोग वंचित रह जाएंगे बिकॉज दे डोंट नो दैट लैंग्वेज। इसलिए मल्टीलिंगुअल होना ज़रूरी है, मोनोलिंगुअल हम नहीं हो सकते। दूसरा कारण यह है कि भाषा से हमारी सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम जुड़ी हुई है। हम उसको यह समझते हैं कि मेरा जो अस्तित्व है, मैं सोचती भी अपनी उस भाषा में हूँ, मेरी बेस्ट आत्म अभिव्यक्ति मेरी अपनी नेचुरल लैंग्वेज में हो पाती है। अगर अब मुझे कहा जाए कि आपकी ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, ये तो आपकी लैंग्वेज, आप ये लैंग्वेज बोलो, ये लैंग्वेज आप क्या बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप, अगर इस तरीके से हम बच्चे को
या इवन एडल्ट को फीडबैक देते हैं तो उसमें व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठोस पहुंचती है। और आत्मसम्मान को ठोस पहुंचने से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति के जो एक सीखने का माइंडसेट है या कुछ भी करने का माइंडसेट है वो ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि अभी तक आप सोचें कि अगर हम बिल्कुल अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन की बात ही लें, यहाँ पे अर्ली की बात नहीं है परंतु समझना इस बात को हमें अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन से है। बच्चा 4-5 साल का जब अपना स्कूल आता है अपनी मातृभाषा सीखते हुए और स्कूल में कोई और भाषा देखता है तो अचानक वो स्तंभित रह जाता है। द चाइल्ड इज इन शॉक दैट दिस लैंग्वेज विच आई हैव बीन लर्निंग एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ इज सडनली नाउ नॉट ओके इन स्कूल। और यदि उसको उस प्रकार से स्कूल में एक और लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित न किया जाए या उस प्रकार की पेडागोजी शिक्षा उपलब्ध ना हो तो बच्चा कभी भी उस स्कूल लैंग्वेज या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उतना माहिर नहीं हो पाता। You would have seen that children even in classes 11th and 12th struggle to make their own creative sentences in the medium of instruction. That means that there is something which has been an issue with the way that we have transacted language education in the younger years, in the younger classes. तो इसलिए यहाँ पे भी हमें multilingualism की बात यहाँ पे आना ज़रूरी हो जाता है, that can we be multilingual and allow the use of many languages in the classroom, both for the reason that the child understands and the child does not, the child keeps a positive self-concept about her own self, about her own identity. Both of these things are important. But हम कोई इसका अभी सिंगल आंसर नहीं दे रहे हैं, हमारी डिबेट की अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। ये जो मैंने कहा इसको हम conclusion ना समझ लें, we are just raising points and we are thinking and we are discussing further. So these are 2 points that I have raised which we will talk further about it. अब थोड़ा सा इधर नज़र डाल लें कि हम जो इतनी प्राइज्ड इंग्लिश एजुकेशन है इसके कोई चैलेंजेस हैं क्या। हम जो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम नर्सरी क्लास, पेरेंट्स अपने बच्चे को नर्सरी से ट्यूशन लगा देते हैं, is there any problem with it or is it okay to be having only English language education? जो NEP 2020 के तहत मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हुई है, क्या उसमें ऐसा समझा गया कि इंग्लिश ओनली एजुकेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं? इस पे थोड़ा सा हम बात कर लें। तो एक तो जैसे कि मैंने ये बात कही कि हमारे देश में कई जो क्षेत्रीय कई प्रांतों में जो अपने रीजनल लैंग्वेज स्कूल्स हैं वहाँ पे 12वीं तक कक्षा उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही होती है। और अब अचानक जब वो लोग हायर एजुकेशन में आते हैं तो इट इज़ एन इंग्लिश ओनली एजुकेशन। सो दे हैव बीन लकी टू स्टडी इन अ मल्टीलिंगुअल regional language classroom in their early years, but now suddenly when they are coming to higher education the choice of multilingual classroom is not there, and now they face a barrier because they may not be able to understand English. और इसके ऊपर ये भी है कि जैसे कि मैंने बोला प्रेस्टीज की बात, तो एक अनरिटन सा रूल है कि इंग्लिश स्पीकिंग इज मोर प्रेस्टीजियस। वंस अगेन देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इंग्लिश कि हमें इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति का दिमाग ज़्यादा चलेगा या वो क्रिएटिव ज़्यादा है या वो इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो इसका कोई लिंक ही नहीं है इसके साथ। परंतु ये एक सोशल स्टिग्मा के रूप में काम करता है कि अच्छा ये अंग्रेज़ी नहीं जानता तो शायद बैकवर्ड भी होगा, शायद इतनी समझ ही नहीं आती होगी उसको, शायद काबिल नहीं है इस काम के, बिकॉज द स्टूडेंट डज नॉट नो इंग्लिश। तो ह्यूमिलिएशन का वो एक ज़रिया, ह्यूमिलिएशन एंड पनिशमेंट का वो एक ज़रिया बन जाता है। ये प्रॉब्लम एक आती है। और हम अब ये देखें कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि जब स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एंटर करते हैं तो 65% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड, नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं हाउ मच डिफ़िकल्टी दे विल बी फाइंडिंग इन एक्सेसिंग हायर एजुकेशन, स्पेशली जिसको कि हम स्टेम सब्जेक्ट्स कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो लगभग अभी पूर्णतया 99% इंग्लिश मीडियम बेस्ड हैं। तो
not only do you have to study the vast course of higher education, you have to also study it in a language which is unfamiliar to you. And this, जितना ज़्यादा marginalized community होती है, marginalized meaning the communities which are at the fringes of our society, they do not access English education, and for them this challenge becomes even more. एक लैंग्वेज क्लास सेपरेशन हो जाती है. लैंग्वेज क्लास मतलब यूजुअली इट इज द हायर क्लासेस, द हायर इनकम ग्रुप विच हैज एक्सेस टू इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बिकॉज ऑफ द हाई फीस ऑफ द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. तो इंग्लिश मीडियम इज इक्वल टू हायर क्लास, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इज इक्वल टू मिडिल और लो सोशल क्लास. ये भी एक सेपरेशन आ जाता है. और एक किस्म से जिसको हम ग्लास सीलिंग कहते हैं, जैसे हम कहते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में विमेन एक पर्टिकुलर लेवल तक ही पहुंच सकती हैं, उसके ऊपर तक नहीं पहुंच पाती. ऑफकोर्स सब में बदलाव आ रहा है, पर मैं आपको ग्लास सीलिंग का मतलब बता रही हूँ. तो ग्लास सीलिंग उसी प्रकार से एक लैंग्वेज भी जो है वो क्रिएट करता है सोसाइटी में ग्लास सीलिंग. ये हम चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश ओनली एजुकेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इस बात को. तो इंग्लिश क्या इसका मतलब हम इंग्लिश ना सीखें? क्या इंग्लिश नहीं आनी चाहिए हमें? या क्या देश में हमें इंग्लिश में नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए, परंतु इस माइंडसेट के साथ दैट इंग्लिश इज ओनली वन अदर लैंग्वेज दैट वी हैव. इट इज अ गुड स्किल टू हैव, बट जब हम इसको ही एक एंट्री का माध्यम बना देते हैं, इन दिस प्रोफेशन इंग्लिश इज मैंडेटरी, या इन दिस कोर्स इंग्लिश इज मैंडेटरी, देन इट बिकम्स अ बैरियर. So what we need to do is to make it possible to have good public education in regional languages. हम अपनी हायर एजुकेशन भी अगर रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध करा पाएँ, तो जो हम आज बात कर रहे हैं कि हमें हायर एजुकेशन में GER बढ़ाना है, उसका एक मेन जरिया अगर हम मल्टीलिंगुअल बेस्ड एजुकेशन करते हैं तो वहाँ से निकल के आता है. और जाहिर है जब मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होगी तो ड्रॉप आउट में रिडक्शन होगा, स्टूडेंट्स को बेटर समझ में आएगा, तो जो उनकी पास परसेंटेज या जो उनके लर्निंग आउटकम्स होंगे वो भी बेटर होंगे. उनकी अपनी जो मैं सोशल इमोशनल बात कर रही थी, उनके सेल्फ एस्टीम में भी उनको पॉजिटिविटी लगेगी, और उनकी अपनी फ्लुएंसी जो है, जो मदर टंग में है, वो फ्लुएंसी भी निकल के न्यू लैंग्वेज को लर्न करने में उनको हेल्प करेगी. इनफैक्ट ये बहुत स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि जब बच्चे को शुरुआती समय में उसकी मदर टंग में अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए और फिर बाद के स्टेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो बच्चे ने जो स्किल्स डेवलप कर लिए हैं अपनी मदर टंग में, वो स्किल्स नेचुरली ट्रांसफ़र हो जाते हैं टुवर्ड्स दी अदर लैंग्वेजेस विच वी आर लर्निंग इंक्लूडिंग इंग्लिश. परंतु जब हम छोटेपन में ही बहुत जल्दी से बच्चे को कई भाषाओं को दबाव डालते हैं सीखने का, अपने आप बच्चा सीखे दैट्स डिफरेंट, बट जब हम बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, उसके नेचुरल सीखने के मोड को चेंज करते हुए उस पर प्रेशराइज करते हैं, तब इसका प्रभाव नकारात्मक रहता है. ये बात तो अभी तक हमने चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन की करी, पर हम इससे ये ना समझें आप वंस अगेन कि मैं कह रही हूँ इसलिए हमें केवल रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए. उसके भी चैलेंजेस हम देख लें, हम सिचुएशन देखें. पहले सिचुएशन का एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस, इसके क्या चैलेंजेस हैं. तो जो लोग इस चीज़ को चैलेंज मानते हैं वो ये कहते हैं कि यदि हम रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाते रहेंगे, तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में यदि व्यक्ति जाएगा तो वो तो फिर अपना कोर्स कंटिन्यू नहीं कर सकता है, बिकॉज द लैंग्वेज द पर्सन मे नॉट नो दैट लैंग्वेज. सो it will be very difficult to pick up technical terms now once again in a completely new language. So how desirable is it to have higher education in regional languages? This is another point that is a challenge of doing higher education in regional languages, that mobility of students across institutions will be highly affected. कई लोग हैं जो एक डिग्री लेते हैं, फिर दूसरी डिग्री लेने के लिए किसी और संस्था में जाते हैं. सो एक लिंक लैंग्वेज चाहिए, और कहने को ये है फिर कि जो इंग्लिश है वो लिंक लैंग्वेज में सर्व करती है. तो चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन आर एक्चुअली जिसको हम कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. इस तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं. फिर
एक और जो इसका नेगेटिव जो क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं कि अगर आप केवल रीजनल लैंग्वेजेस में ही रोके रहेंगे तो आप लोगों को इंग्लिश एक्वायर करने से रोक रहे हैं। और आज के ज़माने में इंग्लिश एक कल्चरल कैपिटल है, यानी जिस व्यक्ति के पास इंग्लिश है वो अपनी एक प्रोग्रेस जिस तरीके से अपनी प्लान कर सकता है, वो एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग व्यक्ति आज के ज़माने में, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में शायद नहीं प्लान कर सकता। तो ये लोग कहते हैं कि इसको नाम जो दिया है टेक्निकल टर्म्स में, इसको कल्चरल कैपिटल कहा जाता है, यानी कि ये कोई पैसे की बात नहीं है, परंतु नोइंग समथिंग विच इज universally valued gives you a certain cultural capital, and denying people access to English education means that you are denying them personal growth, denying them mobility and all the other things. तो हायर एजुकेशन जब हम नेटिव लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो ये जो ग्रुप है जो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन का समर्थक है, वो ये कहता है दैट व्हेन यू टॉक ऑफ हायर एजुकेशन इन नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग्स और रीजनल लैंग्वेज, देन यू आर ओवरलुकिंग दैट फैक्ट दैट इंडिया जो आज एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर है वर्ल्ड में, वो इसलिए है क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन को अंग्रेजी बोलनी और समझनी आती है, इसलिए वो ग्लोबली इंटरैक्ट कर सकते हैं विश्व के अपने बाकी काउंटर पार्ट्स के साथ। तो ये एक पॉजिटिव है जो इंग्लिश, हमारे इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन का पॉजिटिव, वो लोग इस तरीके से कहते हैं। और खासकर वो कहते हैं कि तकनीकी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के उसमें इंडिया जो आईटी इंडस्ट्री में इतना राइज किया है, इसका बहुत कारण ये रहा दैट अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन हैड द इंग्लिश एडवांटेज। तो ये बात इसमें यहाँ पे भी आती है। तो वो ये कहते हैं कि ये सही है कि हम मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन देंगे तो वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएंगे बिकॉज पीपल आर स्पीकिंग दैट लैंग्वेज, और इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन शायद एक्सक्लूजन करता है। तो परंतु हमारे पास जब 120 प्लस स्पोकन लैंग्वेजेस हैं तो क्या हम अपने आईटी के क्षेत्र को 120 डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्रिएट करेंगे? तो ये तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड सो वी नीड अ कॉमन लैंग्वेज विच दीज पीपल आर्ग्यू शुड बी इंग्लिश। तो ये जो विभिन्न प्रकार के व्यू पॉइंट्स हैं, बोथ फॉर एंड अगेंस्ट हायर एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड फॉर एंड अगेंस्ट हायर एजुकेशन इन इंग्लिश, तो इसमें अब हम क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम क्या करें। क्या हायर एजुकेशन डिग्रीज रीजनल लैंग्वेजेस में दी जानी चाहिए, या हम ऐसा करें कि जिनको अंग्रेजी में जो इतने सक्षम नहीं हैं उनको अंग्रेजी भाषा में सक्षम बनाने के लिए हम कुछ कार्यनीतियां, कुछ कार्यप्रणालियां हम तैयार करें? क्या हम इसमें करें? तो ये प्रश्न है, और इसका कोई सीधा साधा सोशल साइंसेज में, जैसे कि आप जानते हैं, चीज़ों का उतना सीधा साधा उत्तर नहीं होता है, क्योंकि हम सोसाइटी, हम लोगों के साथ जूझ रहे हैं। हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं कर रहे हैं जिनको जिधर मर्जी हिला दिया, जैसे मर्जी कर दिया। वी आर डीलिंग विद पीपल, we are dealing with people's emotions, we are dealing with their lives, and we are dealing with their aspirations. So all of this has to be respected. We may have a viewpoint, but it may not be the viewpoint of the person even sitting next to you. So वही जो plurality की मैंने बात कही थी शुरू में, हम अपना जो ये आप सभी teachers हैं, you are all teachers, and even after this small talk, the question of multilingualism will continue to dominate your thought, your classroom. So, did you join this lecture today thinking of getting some one line either or answer? If you did so, then it's not quite appropriate, because this whole talk is about plurality. The main takeaway from the, whatever we will be discussing today together should be to value the plurality of thought, the positivity of multilingualism that is there in the country. तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर सकते हैं? We need to think about that.
So let us look at some recent initiatives. जैसा कि मैं कह रही हूँ, पहले तो प्राइवेट सेक्टर हमारे एजुकेशन सेक्टर में बहुत आ चुका है, और आप पहले देखते होंगे कि प्राइवेट सेक्टर बहुत इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन को फोकस करता था, परंतु अब इवन द प्राइवेट सेक्टर इज रिकॉग्नाइजिंग the importance of having the importance of knowing a variety of languages and the efforts to provide higher education in local languages. इसमें अब private sector भी state backed institutions का साथ दे रहा है, and many private players are entering into this. एक नया एक प्रोजेक्ट है उड़ान, जिसके अंदर इट्स एक्चुअली एन ओपन सोर्स मशीन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स है, यानी कि यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, एंड यूजिंग दिस टूल पब्लिशर्स कैन क्रिएट हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स. क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि स्टेम सब्जेक्ट्स जिसमें इंजीनियरिंग है इंग्लिश में अवेलेबल है. सो व्हाट हैपेंस टू द पीपल हु डू नॉट नो इंग्लिश? सो दिस सॉफ्टवेयर विच इज अ रीसेंट एफर्ट to improve the Indian language technical scene is this project Udan, जिसमें you can, using this software, you can create high quality translations of engineering textbooks into contemporary Indian languages. और ये project अभी हाल ही में शुरू हुआ है, और अभी इनका 500 किताबों को टारगेट है, और ऐसा इनका अनुमान है कि 3 साल में ये लगभग सभी करिकुलम को चेंज कर पाएंगे, इन सभी किताबों को चेंज अवेलेबल करा पाएंगे इन वेरियस लैंग्वेजेस. और यूनियन बजट ने भी, बिकॉज लोकल लैंग्वेज का एनईपी ने भी इतना इंपॉर्टेंस किया है, तो लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाने के लिए यूनियन बजट 2021 में फंड्स को एलोकेट किया गया, और एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की स्थापना की गई, जिससे लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन को जल्दी से जल्दी बढ़ावा मिल सके. और इंटरनेट को भी ये प्रयास किया जा रहा है कि विभिन्न जो इंडिया की पूरे 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें उपलब्ध कराया जाए. ये हम भी देखते हैं, अब काफ़ी मटेरियल कंटेंट जो है इंटरनेट में वो इसके अंदर अवेलेबल है. और इंडिया की जो टेक्निकल एजुकेशन को जो रेगुलेट करती है बॉडी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसने अपने ऑनलाइन कोर्सेज को भी 8 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए तैयारी की हुई है. और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि प्राइवेट सेक्टर की सारी ये जो एडटेक्स बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, यह अब ट्रांसलेशन में क्वेश्चन बैंक्स और लेक्चर्स को भी विभिन्न लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन में उपलब्ध करा रही हैं. तो इंटरनेट तो एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम द मोर वी एक्सप्लोर द मोर वी गेट. एज अ टीचर, इफ़ यू स्पेंड हाफ एन आवर एवरी डे और मे बी an hour every other day just exploring the internet, तो आपको बहुत रिसोर्सेज मिलेंगी. अभी तो लिटरली एट आवर फिंगर टिप्स हमारे को, हम में से many of us who may be senior teachers, we may have hesitation in using the internet. We do not feel so technology friendly, but the point is that there is really nothing wrong you can do. आप अपने कर्सर से बटन्स को इधर उधर क्लिक कर रहे हैं. सो वी नीड टू एज टीचर्स, और ये कोविड पैंडमिक में ये आई बात दैट वी did overcome our hesitation, and it will be a good idea for us as teachers to even see, explore, browse the internet to see these resources. And अभी जैसे हम थोड़ा सा बात करेंगे अपनी क्लासरूम में हाउ टू बी मल्टीलिंगुअल, देर आर सो मेनी रिसोर्सेज विच इवन टॉक अबाउट हाउ टू बी मल्टीलिंगुअल, हाउ टू टीच योर क्लास इन अ मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट. क्या मुझे सभी लैंग्वेजेस आना ज़रूरी है जो मेरी क्लास में है? ये सब प्रश्नों के उत्तर भी थोड़ा बहुत हम अभी चर्चा करेंगे, और बहुत कुछ आप इंटरनेट पे एक्सप्लोर करेंगे तो पता हमें रहेगा. तो उन्हीं पेडागोजिकल सजेशंस पे अब मैं मूव करती हूँ. फ्रॉम अ ब्रॉड सिनेरियो आई एम मूविंग इनटू अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक अबाउट व्हाट विल यू एज अ टीचर विद 30 स्टूडेंट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट द लैंग्वेज सीन इन योर क्लासरूम, व्हाट आर यू गोइंग टू डू. सो एक जो बहुत पॉजिटिव आपके पास है, यू आर अ हायर एजुकेशन टीचर, सो यू हैव एक्सेस टू एडल्ट लर्नर्स who have learned through a variety of ways. They are mature learners with some guidance and sensitivity. You can harness the potential which is present in front of you in the form of your 30 learners.
तो सबसे पहला तो जो माय सजेशन वुड बी फॉर यू टू बी अ सक्सेसफुल टीचर इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज टू फर्स्ट डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ a positive attitude and a positive approach towards all the languages which are represented in your classroom. So as a first thing, it is a very interesting exercise for you. जब आप अपना पहला क्लास शुरू करें, why not do a mapping of the language diversity in your classroom? एक फॉर्म बना लीजिए छोटा सा. अगर आप टेक्नोलॉजी savvy हैं तो गूगल फॉर्म बड़े आराम से भरता है और मोबाइल पे भी लोग उसके ऊपर जवाब दे के भर सकते हैं. एक छोटा सा गूगल फॉर्म क्रिएट कर लीजिए. हर एक से पूछिए कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हो, लिखना, बोलना, पढ़ना, किस लेवल की आपकी प्रोफिशिएंसी है, लो, मीडियम, हाई. और ऐसा मैपिंग करते हुए आपके पास आपकी पूरी क्लास का डेटा आ जाएगा. तो पहले तो हमें यही अचंभा लगेगा कि हमारी क्लास में ही कितना रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. एंड आवर फर्स्ट अप्रोच हैज़ टू बी देयरफॉर टू बी वन ऑफ सेंसिटिविटी towards all of this that is available in the class. The second task then before you becomes that जो monolingual mindset है, भले ही आप देश के ऐसे प्रांत में होंगे, maybe you are in a Hindi dominated state, maybe you are in a Tamil dominated state, but in neither of the things do you have to restrict yourself to be a monolingual. आप multiple भाषाएं अपने क्लास में परमिट करें. सबसे बड़ी बात तो इम्पॉर्टेंट बात ये है. और इसका एक तरीका जिसको कहा जाता है ट्रांसलैंग्वेजिंग, शुरुआती टाइम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. देयर मे बी टीचर्स व्हेन यू डू दिस लैंग्वेज मैपिंग, देयर मे बी स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु डू नॉट नो द डोमिनेंट लैंग्वेज और डू नॉट नो इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज गोइंग टू बी द medium of instruction in most higher languages, but they may be able to understand but they can't speak English. So in such a situation, even while you or the other students give your content in English, but they can reply because they understand but they may be hesitating to speak or they can't speak, and they reply back in their own mother tongue, which you also, let us say, understand. Yeah, even if you don't understand, once you have done the language mapping, it is very likely that there will be some other person in the classroom who knows what this person is saying. Let that person reinterpret to you the things spoken by this first person. So trans languages जो है कि जो input है वो एक language में है, मे बी आपकी target language में. आप चाहते हैं कि सब लोगों को अंग्रेजी आए, आप बोलें, अंग्रेजी में बोलें, क्योंकि शायद लोगों को समझ भी आ रहा है. अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको बोलने में भी बाइलिंगुअल होना पड़ेगा. पर अगर वापस लोग अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं तो यू परमिट आउटपुट in another language in which they are comfortable, which you also know or maybe somebody else in the classroom knows. This translanguaging जो है, this really builds up the confidence of the people in the class. They feel valued, they feel comfortable, and since you are giving the input in the target language, they are also hearing it. क्योंकि ये बात, हम एक बात ध्यान रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी समय आप लैंग्वेज सीख रहे हो, आप अगर 50 साल के हो गए हैं और अब आप एक नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो भी ये बात उतनी ही सही है जितनी कि 1 साल का बच्चा अपनी भाषा सीख रहा है. और वो बात क्या है? वो बात ये है कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें उसका सुनना बहुत ज़रूरी है. एक बात ये ऑब्वियस सी बात लगती है, परंतु सेकंड पॉइंट ये है कि काफ़ी लंबे समय तक सुनने के बाद ही कोई व्यक्ति उसको बोल पाता है. यानी कि इट इज़ नॉट दैट आई हर्ड फॉर 1 week, आई हर्ड अ लैंग्वेज and now I am going to be able to speak it in the next week. So it's not going to happen like that. We have to give time. कोई भी भाषा, नई भाषा को सीखते हुए 4, 5, 6 महीने का अवसर लगेगा, इससे पहले कि लोग उसको सीख पाएंगे. और कोलैबोरेटिव लर्निंग को हम प्रोत्साहित करें. कोलैबोरेटिव लर्निंग से हमारा मतलब, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल दिया पीयर्स का. यूज द पीपल इन योर फॉर्म ग्रुप्स. स्टूडेंट्स लर्न बेटर फ्रॉम ईच अदर दैन फ्रॉम द टीचर. So form groups where students of diverse linguistic backgrounds are together. So 2 or 3 English speaking, 2 or 3 standard language of that state, and 2 or 3 from some other language background from another state. Let them give a paper together. That is the way that they will each develop their skills in a fearless atmosphere. And this is my last slide where I just want to sensitize you that हम बात जब करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की, हम मौखिक बोली हुई भाषा से बात करते हैं, परंतु बात यहाँ पे सिर्फ उतनी नहीं है. There are, as we know, there are persons with disabilities who are hearing impaired and they have
दे यूज साइन लैंग्वेज। तो इनफैक्ट डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट्स भी ये कहते हैं कि आप मल्टीलिंगुअलिज्म की बात तो करते हैं, पर क्या आपने उसके अंदर साइन लैंग्वेज को इंक्लूड किया है एज वन ऑफ द लैंग्वेजेस व्हिच शुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ द मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट? तो ये भी एक नज़रिया है जिसको हमें अपने ध्यान में रखना है। सो द वे फॉरवर्ड, absolutely the last slide, the way forward is that we have to strengthen Indian languages as the medium of instruction. बिल्कुल हमारे अपनी जो देश की भाषाएं हैं उनको हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़रूर लाएं हायर एजुकेशन में, परंतु हमें, क्योंकि इससे हम इक्विटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए, 21st सेंचुरी ग्लोबल सिटीजन्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का समझना भी उतना ही आवश्यक है। सो सभी प्रकार की लैंग्वेजेस को को एग्जिस्ट करना है। वन लैंग्वेज शुड नॉट ईट इनटू द अनदर लैंग्वेज। वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल मॉडल्स and our curriculum and pedagogy has to reflect a happy, harmonious blend of Indian languages and English as recommended by NEB. So thank you so much.